Hi friends. So we are doing chapter number 1 of polity, that is historical background. And today we are going to cover the portfolios of the first cabinet as well as the portfolios that was given in the interim government, right? So before we proceed, let's take a glimpse of the chapter. ठीक है? हमने देखा कि 1600 में ब्रिटिश जो थे वो एज ट्रेडर्स इंडिया आते हैं और 1765 में उन्हें दीवानी मिल जाती है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की, ठीक है? सो इट्स अ बिग स्टेप। उसके बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन जो था वो रूल करना स्टार्ट हो जाता है उनका, ठीक है? तो 1858 जो होता है वो कंपनी रूल करती है एंड फ्रॉम 1858 द रूल वाज ट्रांसफर्ड टू ब्रिटिश क्राउन, ओके? फिर हमने देखा था कि कंपनी रूल जो चलती है 1773 से 1858 तक चलती है। हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 देखा एंड देखा कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। इसके 3 फैक्टर्स देखे कि ये एक्ट क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो पहला कि इट विल अलाउ द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंडली हमने देखा इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। और थर्डली देखा था कि किस तरह से ये एक्ट ने फाउंडेशन रखा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है? इस एक्ट के फीचर्स में हमने देखा किस तरह से गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश हुई थी 1774 में। हमने देखा किस तरह से ये एक्ट प्रोहिबिट करता था कि सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी किसी तरह के प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है? ये हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था किस तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये कहा गया कि इट विल report on its revenue, on the company's revenue, civil and military affairs in India. It will report it to the government. तो हमने ये देख लिया था। फिर हमने पिट्स इंडिया एक्ट देखा था, जिसमें हमने देखा था कि डबल गवर्नमेंट आई थी, ठीक है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो अलग-अलग फंक्शंस देखेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू लुक इनटू द पॉलिटिकल फंक्शंस एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू लुक इनटू द कमर्शियल फंक्शंस। हमने ये देख लिया था, ठीक है? उसके बाद आ गया था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में हमने क्या देखा था कि फिर हमने देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कि इट इज़ अ फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। कैसे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बता दिया गया है और इसमें क्या कर दिया गया है, इट विल डिवाइड द बॉम्बे एंड मद्रास देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। तो उनसे लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई है और एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो दे दी गई है आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, ठीक है? उसके बाद ये हुआ है कि इस एक्ट में जो भी रेगुलेशंस हुआ उसको एक्ट्स कहा गया। अर्लियर जो भी लॉज़ बनते थे एक्ट्स के अंदर उन्हें रेगुलेशंस कहा जाता था, बट नाउ दे आर कॉल्ड द एक्ट्स। उसके बाद इसमें क्या गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज़ जो कमर्शियल बॉडी के जैसा जो भी एक्टिविटीज़ था दैट गॉट एंडेड और अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। उसके बाद हमने देखा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में। अच्छा, यहाँ हमने देखा कि किस तरह से दिस एक्ट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्वेंट्स, फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इसके लिए ओपन कंपटीशन लाने के लिए अटेम्प्ट किया गया है, बट इट विल नॉट कम बाय दिस एक्ट। उसके बाद आ गया चार्टर एक्ट ऑफ 1853। उसके बाद इसमें हमने देखा किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और लेजिस्लेटिव फंक्शंस उसको सेपरेट किया गया था। गवर्नर जनरल के पास एक लेजिस्लेटिव 6 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी, जिसको गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया था और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल द अदर नेम फॉर दिस काउंसिल। और उसके बाद क्या हुआ कि लेजिस्लेशन फर्स्ट टाइम एक स्पेशल फंक्शंस के जैसा ट्रीट हुआ इस एक्ट से। उसके बाद ओपन कंपटीशन लाया गया था इस एक्ट से। तो याद रखेंगे कि ओपन कंपटीशन 1833 के एक्ट से नहीं आया था, ओपन कंपटीशन आया था सिविल सर्वेंट्स के लिए 1853 के एक्ट से। तो बिल्कुल इसको याद रखेंगे, दिस इज़ द काइंड ऑफ ट्रैप तो जिसमें आप फँस सकते हैं। तो इस ट्रैप्स को क्या करना है ना, आपको इस चैप्टर के ट्रैप्स को लिख लेना है एक जगह। क्योंकि क्या होता है यूपीएससी प्रीलिम्स इज़ अबाउट आइडेंटिफाइंग, राइट? तो अगर आपको आइडेंटिफ़ाई करने नहीं आ रहा है तो इट विल कॉज़ प्रॉब्लम, क्योंकि यही छोटे-छोटे पॉइंट्स जो हैं वो हमें फँसाते हैं। इट विल लाइक अ ट्रैप। तो अपने सारे ट्रैप्स को लिख लें, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किस एक्ट से आए, हाई कमिश्नर किस एक्ट से आया,
ओपन कंपटीशन किस एक्ट से आया? विमेन को किस एक्ट से सेपरेट इलेक्टोरेट मिली है? अच्छा, मुस्लिम्स को किस एक्ट से सेपरेट इलेक्टोरेट मिली है? पहली बार में सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया गया है? कौन-सा एक्ट है जो सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर आया है? तो ये सब ट्रैप्स हैं जो आप जिसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जो चैप्टर है इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़िंग पॉइंट्स इसमें हैं। तो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिवीजन। तो आप क्या करेंगे, इस रिवीजन को इफेक्टिव बनाने के लिए आप इस ट्रैप्स को एक पेज में लिख लेंगे, ठीक है? ताकि आप इसमें दोबारा ना फँसें, ठीक है? तो यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी इस एक्ट से और मैक्युले कमिटी किस लिए आया था? इट विल अबाउट द सिविल सर्विस, ठीक है? उसके बाद ये कंपनी का रूल एक्सटेंड कर दिया था, बट इट विल नॉट स्पेसिफाई द पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है? तो ये याद रखेंगे। इसका मतलब इट कैन बी एंटेड एनी टाइम। उसके बाद आपके लोकल रिप्रेजेंटेशन इसी एक्ट से आया। उसके बाद हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 जिसको एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट कह रहे थे, इससे आया था आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नया ऑफिस, ठीक है? अच्छा, वाइसरॉय का टाइटल इसी एक्ट से मिला है, ठीक है? अच्छा, डबल गवर्नमेंट जो आया था पिट्स इंडिया एक्ट से, उसको इस एक्ट से अबॉलिश कर दिया गया है। कौन से एक्ट से? आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से डबल गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है? आया किस एक्ट से, अबॉलिश किस एक्ट से हुआ, याद रखेंगे, ठीक है? उसके बाद 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए, ये हमने देख लिया था। 3 काउंसिल एक्ट आया, ये भी देख लिया था। तीनों एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट था। मैंने कहा था कि इससे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं, इसके फीचर्स को बिल्कुल मेमोराइज़ करने के लिए। जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन 1861 से आया था, प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन 1861 से आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है? कैसे कि जो लेजिस्लेटिव पावर डिवाइड कर दी गई थी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज़ को, वो लौटा दी गई थी इस एक्ट से। फिर हमने देखा एस्टैब्लिशमेंट हुआ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल का बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब के लिए, ठीक है? फिर हमने देखा कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो लॉर्ड कैनिंग लाए थी, दैट विल गिविंग रिकॉग्निशन बाय दिस एक्ट। फिर हमने देखा कि वाइसरॉय को ऑर्डिनेंसेस का पावर इस एक्ट ने दिया। इस एक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंटर यही था कि ऑर्डिनेंसेस का पावर जो है, वो ये एक्ट दे रहा है वाइसरॉय को। ठीक है? ड्यूरिंग इमरजेंसी विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इमरजेंसी के टाइम में वाइसरॉय जो है वो ऑर्डिनेंसेस जो है वो ला सकता था विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अगर उनकी सहमति ना हो तब भी, अगर इमरजेंसी है तो ऑर्डिनेंसेस आ सकता था। टीचर्स हमने 1892 वाला देखा था कि एडिशनल मेंबर्स जो हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया गया है, ठीक है? फिर हमने देखा था बजट को डिस्कशन करने का पावर जो है वो आपके इस एक्ट ने ही दिया था। फिर हमने देखा था कि नॉमिनेशन माने इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न आया था और किस तरह से आया था हमने देख लिया था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपके इनडायरेक्ट नॉमिनेशंस आए हैं और कौन करेगा ये भी हमने देख लिया था। फिर हमने देखा था कि अच्छा, इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो प्रोविज़न है वो इस एक्ट से आ रहा है। कौन से एक्ट से आ रहा है? 1892 के एक्ट से आ रहा है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न जो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से आया है। यहाँ आया मॉडल मीटो रिफॉर्म्स और इसी में हमने जो पॉइंटर बोले कि कम्युनल इलेक्टोरेट यहीं से आया था सबसे पहली बार। मुस्लिम्स को मिला था सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट? फिर हमने देखा था कि इस तरह से साइज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल का बढ़ा दिया गया था। नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी अब जो है वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रख सकती थी। ठीक है? हमने ये देखा था कि पहली बार इंडियन को एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल से एसोसिएट किया गया था और पहली मेंबर सत्येंद्र प्रसाद बने थे। फिर हमने मोंटागो गिलफोर्ड रिफॉर्म्स को देखा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को देखा। इसमें हमने देखा था कि इस सेंट्रल का कंट्रोल थोड़ा रिलैक्स किया गया था, ठीक है? लेकिन अभी भी सेंट्रलाइज़ और यूनिटरी गवर्नमेंट थी। उसके बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 पार्ट में बाँटा गया था, ट्रांसफर्ड और रिज़र्व्ड, जिसको हमने कहा था डबल रूल। मैंने यहाँ ये भी कहा था कि डायरकी यानी डबल रूल को हम लोग कभी भी डबल गवर्नमेंट से कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे। डबल गवर्नमेंट इज़ अबाउट पॉलिटिकल और आपके कमर्शियल फंक्शंस, लेकिन डायरकी डबल रूल इज़ अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट इज़ बीइंग डिवाइडेड इंटू ट्रांसफर्ड एंड रिज़र्व्ड सब्जेक्ट। दोनों ही सब्जेक्ट को गवर्नर रूल कर रहे हैं, बट एक को मिनिस्टर्स के साथ मिलकर और एक को रिज़र्व सब्जेक्ट को किसको खुद ही एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल के साथ विदाउट बीइंग रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर हमने बाइकैमरलिज़्म और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंटर इस वाले एक्ट का देखा कि बाइकैमरलिज़्म और डायरेक्ट इलेक्शंस, ये जो था वो आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंटर था, इसको याद रखेंगे, ठीक है? ट्रैप्स, वन ऑफ द ट्रैप्स।
उसके बाद यहाँ आ जाते हैं 3 में से 6 जो वाइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होंगे वो इंडियन होंगे। इसी एक्ट ने कहा था सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 में। तो बिल्कुल भी यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। क्यों? कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लाया गया है आपके मॉर्ले-मीटो रिफॉर्म्स से। 1909 मॉर्ले-मीटो रिफॉर्म से आपके कम्युनल इलेक्टोरेट सेपरेट इलेक्टोरेट आया है मुस्लिम्स के लिए सबसे पहले और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से वो एक्सटेंड हुआ है, ठीक है? वो एक्सटेंड हुआ है, तो याद रखेंगे। उसके बाद इट ग्रांटेड द फ्रैंचाइज़ टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, ठीक है? तो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को यहाँ क्या मिली है? फ्रैंचाइज़ मिली है, तो इसको भी याद रखेंगे। ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं आगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है? इसके कुछ फंक्शंस को हाई कमिश्नर को दिया गया था। अच्छा नया ऑफिस हाई कमिश्नर को ऑफिस जो बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से बना है। इसको याद रखेंगे ये वन ऑफ द ट्रैप्स ये भी है मैंने कहा कि हाई कमिश्नर किस एक्ट से आया है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किस एक्ट से आया है। ये भी आपको लिख कर रखना है बिल्कुल ट्रैप्स है और इसे लिख कर रखना है। ठीक है? एस्टैब्लिशमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन का हुआ है सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो बनी है 1926 में बनी थी फॉर रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स कब बनी थी 1926 में बनी थी किस एक्ट से बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से बनी थी ठीक है चलिए बस इसी एक्ट में कहा गया 1919 वाले एक्ट में कि हम लोग एक कमीशन लाएंगे जो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के वर्किंग के बारे में बताएगा जिसमें हमने देखा किस तरह से साइमन कमीशन आया यानी 1929 में आना था क्योंकि 1919 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 ठीक है तो उससे 10 साल के बाद आना था कमीशन को तो आया है तो 1929 में आना के 2 साल पहले आ गया 1927 में साइमन कमीशन क्यों इसको बायकॉट किया गया था क्योंकि इसमें ऑल ब्रिटिश मेंबर्स थे, ऑल व्हाइट मेंबर्स आर देयर, ठीक है? और इसके अंतर्गत 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई गई थी, है ना? इट इज़ और इसके अंतर्गत व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आया था, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है? इसको भी हम याद रखेंगे, ठीक है? उसके बाद देखते हैं आगे कि स्टैट्यूटरी कमीशन को बायकॉट किया गया, कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में एंड दैट विल टॉक अबाउट द सेलिब्रेट इलेक्टोरेट है ना जो सबको दिया जाएगा एनुअल टू ग्रांट रिप्रेजेंटेशन टू द माइनॉरिटीज इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई डिप्रेस क्लासेस के लिए बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू गांधी जी एंड फॉर दैट ही इज आल्सो फास्ट ऑन टू डेथ इन येरावड़ा जेल याद रखेंगे इन येरावड़ा जेल एंड फॉर दैट पूना पैक्ट इज साइंड and by this pact the separate electorate is not provided to the repressed classes but the reserved seats is given to them उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में आ जाएंगे इसके फीचर्स में देखा था ऑल इंडियन फेडरेशन आया था और किस तरह से एक्ट ने आपके सेंट्रल और यूनिट्स के बीच में 3 लिस्ट के ज़रिए से पावर्स को बाँटा था, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट। कॉन्करेंट में और जो रेसिडुअरी पावर्स थे वो वाइसरॉय को दिया गया था। डायकी अबॉलिश की गई थी प्रोविंशियल में प्रोविंसेस में और आपकी डायकी आ गई थी सेंटर में, है ना? उसके बाद हमने देखा बाइकैमरलिज़्म आ गया था 6 ऑफ द 11 प्रोविंसेस, ठीक है? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था वो रिप्रेस्ड क्लासेस को मिल गया था, ठीक है? काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश किया गया ठीक है? काउंसिल ऑफ इंडिया जो आया था आपका, उसे अबॉलिश किया गया। उसके बाद फ्रैंचाइज़ जो था वो एक्सटेंड कर गया 10% को अब वोटिंग राइट्स मिल चुका है, ठीक है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोविंशियल और जॉइंट ये आया है आपका, ठीक है? ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से, तो इसे याद रखेंगे। उसके बाद आपके फ्रैंचाइज़ एक्सटेंड हुई और फेडरल कोर्ट आया 1937 में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के कुछ खास प्रोविज़न नहीं थे, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट पहले भी मैंने कहा। इसमें बहुत जेनेरिक से फीचर्स हैं कि पार्टीशन ऑफ इंडिया होगा, 2 डोमिनेंस होगा, दे आर अलाउड टू जॉइन डोमिनेंस आर अलाउड टू जॉइन एनी ऑफ द डोमिनियन एनी ऑफ द सॉरी प्रोविंसेस आर अलाउड टू जॉइन एनी ऑफ द डोमिनियन दे लाइक। इसमें मैंने बताया था कि 3 जो थे लास्ट में वो नहीं जॉइन करते हैं कोई भी डोमिनियन को जो थे जूनागढ़, हैदराबाद और आपके जम्मू एंड कश्मीर जो बाद में इनकॉर्पोरेट कर दी गई। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। जूनागढ़ को रेफरेंडम से, हैदराबाद को पुलिस एक्शन से और आपकी जम्मू एंड कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन से इनकॉर्पोरेट करवाया गया। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा यूनिटी में यूनाइट करने में पूरे इंडिया को। ठीक है, ड्रॉप द टाइटल ऑफ इम्पेरर ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947 ने इम्पेरर से वो टाइटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टाइटल ले लिया था। इम्पेरर ऑफ इंडिया का टाइटल ले लिया था। ठीक है और जो थी सेक्रेटरी अब नो मोर आर अलाउड टू अपॉइंट द मेंबर्स टू द सिविल सर्विसेज लेकिन जो पहले से थे नाउ दे आर
अलाउड टू कंटिन्यू। ठीक है, पहले जो हमारे गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के दैट वाज़ लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है? और जवाहरलाल नेहरू जो बने थे पहले प्राइम मिनिस्टर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या था? वो क्या है? इंटरिम गवर्नमेंट है, इसके पोर्टफोलियोज़ को हम देखेंगे। इस तरह से देखना है कि पूरी तरह से जो है वो याद हो जाए, ठीक है? तो इसके ट्रिक्स को हम देख लेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं सारे पोर्टफोलियोज़ को। इंटरिम गवर्नमेंट में किन-किन को कौन-सा पोर्टफोलियोज़ मिला हुआ था और फर्स्ट कैबिनेट में किनको कौन-सा पोर्टफोलियो मिला हुआ था, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये मेमोराइज़ हो जाए, ठीक है? तो बस मेरे साथ-साथ चलिएगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू को एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस ये पोर्टफोलियो मिला हुआ था। तो कैसे याद रखेंगे? अब जवाहरलाल नेहरू ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ये तो याद होना चाहिए ना, इसके लिए कोई ऐसा ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू को एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस मिले हुए हैं, ठीक है? चलिए, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको मिला हुआ है होम इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो क्या होता है होम में क्या होता है, एक यूनिटी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है, राइट? तो इंडिया को भी हमने पढ़ा है कि इंडिया को यूनाइट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है? तो ऐसे करके हम याद रख सकते हैं कि होम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग फिर किसको मिलना चाहिए था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही, राइट? तो ऐसे करके हम थोड़ा-सा एसोसिएशन बैठा के याद रखेंगे। अब चलते हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? तो राजेंद्र प्रसाद को मिला हुआ था फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है? तो राजेंद्र प्रसाद को मिला था फूड एंड एग्रीकल्चर, कैसे याद रखेंगे? तो प्रसाद प्रसाद इज़ समथिंग लाइक फूड, राइट? प्रसाद क्या एक तरह का फूड है, ठीक है? तो ऐसे करके आप एसोसिएट कर सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद इज़ एसोसिएटेड विथ फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है? ऐसे बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है, ये भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं बट एसोसिएशन के लिए आप ऐसे याद रखेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू का आप डायरेक्टली याद रखेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, वल्लभ भाई पटेल को आप यूनिटी करके याद रखेंगे कि इन्होंने यूनाइट करने में बहुत बड़ा हेल्प किया था। तो होम में भी यूनिटी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है, तो इस तरह से होम और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का एसोसिएशन हम सरदार वल्लभ भाई पटेल से कर देंगे, ठीक है? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को प्रसाद वर्ड से आप याद रखेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है? तो इस तरह से इसको याद रखेंगे, ठीक है? अब जॉन मिठाई, अब हम इसको ऐसे बोल रहे थे, मिठाई ना करके इसको आप मिठाई जैसा बोल सकते हैं, ठीक है? तो इससे आप याद रखेंगे कि ये हम इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाइज़, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि मिठाई जो है वो इंडस्ट्री में बन रही है और सप्लाई हो रही है। तो इस तरह से जॉन मिठाई का एसोसिएशन आप इंडस्ट्री एंड सप्लाइज़ से रखेंगे, ठीक है? उसके बाद है जगजीवन राम, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो जीवन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, लेबर होता है, राइट? तो इस तरह से एसोसिएशन बैठा के याद रखेंगे कि जगजीवन राम इज़ एसोसिएटेड विथ लेबर, राइट? जगजीवन राम इज़ एसोसिएटेड विथ लेबर। कैसे याद रखेंगे? जीवन से आप थोड़ा-सा ऐसे करके याद रखेंगे कि लेबर, राइट? चलिए, सरदार बलदेव सिंह, बलदेव, तो बलदेव इज़ समथिंग बल का मतलब क्या होता है? ताकत, राइट? तो इस तरह से बलदेव डिफेंस एसोसिएट हो रहा है, तो जिसके पास ताकत होगा वो डिफेंस अच्छा देगा, राइट? तो इस तरह से आप एसोसिएशन बैठा सकते हैं कि बलदेव का एसोसिएशन किससे होना चाहिए? डिफेंस से, तो सरदार बलदेव सिंह को मिला हुआ है डिफेंस। तो आप याद रखेंगे, राइट? आसान हो गया। चलिए, तो सीएच भाभा को क्या मिला है? वर्क, माइंड्स एंड पावर, कैसे याद रखेंगे? तो सीएच भाभा, तो होमी भाभा हम लोग बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं वर्क्स, माइंड एंड पावर, है ना? तो एटॉमिक पावर वगैरह से एसोसिएशन है इनका, तो इस तरह से ये याद रहेगा। सीएच भाभा इज़ रिलेटेड टू वर्क्स, माइंड्स एंड पावर। ठीक है? अब चलते हैं लियाकत अली खान, अब इसको या कैसे याद रखेंगे? तो आप थोड़ा-सा ऐसे करके मन में बैठा सकते हैं, थोड़ा-सा याद रखने के लिए। खान इज़ एसोसिएटेड विथ समथिंग दैट इज़ इनके पास बहुत पैसा है, इस तरह से। तो इस तरह से फाइनेंस से रिलेट करेंगे, खान वर्ड से आप फाइनेंस को थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, लियाकत अली खान, ठीक है? चलिए, अब्दुल रब निश्तर, अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो रब निश्तर, तो रब से थोड़ा-सा ऐसे करके याद रख सकते हैं कि रब मतलब गॉड, ठीक है? इस तरह से तो हर जगह है, ठीक है? सारे एयर वगैरह, ठीक है? हर जगह है। तो इस तरह से थोड़ा-सा ऐसे रख सकते हैं, अब्दुल रब निश्तर इज़ एसोसिएटेड विथ पोस्ट एंड एयर, ठीक है? चलिए, होप सो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगी याद रखने में, और अगर आपको ये उतना पसंद नहीं आ रहा तो यू कैन मेक योर ओन, ठीक है? चलिए, असफ अली, तो असफ अली का एसोसिएशन है रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट से, तो इसको कैसे याद रखेंगे?
तो ये थोड़ा-सा आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, असफ अली जो है वो रेलवे से जा रहा है, ठीक है? असफ अली रेलवे से जा रहा है, ठीक है? रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट, तो मतलब रेलवे से जा रहा है। इस तरह से आप थोड़ा-सा ऐसे याद रखेंगे, ठीक? सी राजगोपालाचारी, तो आचार्य वर्ड, ठीक है? आचार्य, तो आचार्य किसको कहते हैं हम लोग को? टीचर, टीचर को आचार्य कहते हैं, ठीक है? तो इस तरह से सी राजगोपालाचारी से थोड़ा-सा आप एसोसिएट कर सकते हैं एजुकेशन एंड आर्ट्स, ठीक है? तो सी राजगोपालाचारी से एजुकेशन एंड आर्ट्स याद रखेंगे, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट को याद करते हैं, आई चुंदरीगर, तो इसको कैसे मैंने याद किया था? चुंदरी, चुंदरी समथिंग जो मिल रहा है, बिक रहा है, ठीक है? चुंदरी कोई बेच रहा है, मिल रहा है, ठीक है? तो कॉमर्स से रिलेट कर सकते हैं इसको। तो चुंदरीगर कॉमर्स, ठीक? चुंदरी बिक रही है, इस तरह से आप थोड़ा याद रख सकते हैं। चुंदरी इज़ रिलेटेड टू कॉमर्स, ठीक है? चलते हैं आगे। गज़नफ़र अली खान, तो इसको थोड़ा-सा आपको याद करना पड़ेगा। तो कैसे याद रखते हैं? एक तो ये है कि जीएच, जीई है का एसोसिएशन किससे है? एच से, हेल्थ से। तो गज़नफ़र अली हेल्थ, जी के बाद क्या आता है? एच आता है, तो थोड़ा-सा ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ऐसे गज़नफ़र अली का हेल्थ बहुत अच्छा है, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। तो 2 को आपको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एक है असफ़ अली, तो उसको आप ऐसे याद रखिए, असफ़ अली इज़ रिलेटेड टू रेलवेज़ एंड ट्रांसपोर्ट, और एक है गज़नफ़र अली, तो गज़नफ़र अली को आप ऐसे याद रखते हैं कि जी इज़ एसोसिएटेड विथ एच, हेल्थ, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। जोगिंदर नाथ मंडल, तो इसको मैंने कैसे याद रखा था? मंडल वर्ड को आप पकड़ लीजिए। तो मंडल लग रहा है कि कुछ-कुछ एसोसिएशन इसका लॉ से हो सकता है। मंडल इज़ एसोसिएटेड विथ लॉ। तो मंडल से आप लॉ को याद रख सकते हैं। तो जोगिंदर नाथ मंडल इज़ एसोसिएटेड विथ लॉ। चलिए, तो यहाँ हमारा ये इंटरिम गवर्नमेंट वाला सारे पोर्टफोलियोज़ पूरे हो गए हैं, ठीक है? तो यहाँ से भी बहुत सवाल बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेंगे, ठीक है? होप सो कि मेरे ट्रिक्स आपको काम आ जाएँ। चलिए, अब चलते हैं आगे, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। अब इसके पोर्टफोलियोज़ को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सवाल आते हैं। चलिए, तो देख लेते हैं। तो यहाँ इनके पोर्टफोलियोज़ नहीं बदले हैं। जवाहरलाल नेहरू, तो इनको अभी भी वही प्राइम मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ इन्हीं को मिला हुआ है। तो पहले जो था पोर्टफोलियोज़, पहले भी जवाहरलाल नेहरू सँभालते थे ये पोर्टफोलियो, अभी भी वही सँभाल रहे हैं, यानी एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ रिलेशन और साइंटिफिक रिसर्च किसके पास है? जवाहरलाल नेहरू के पास है, ठीक है? चलिए, आगे चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल पहले भी होम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इनका था, अभी भी इन्हीं का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ एसोसिएटेड विथ होम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट्स, ये पोर्टफोलियो अभी भी इन्हीं का है, तो दोनों चेंज नहीं हुआ है, आसान है याद करना। चलिए, आगे चलते हैं, राजेंद्र प्रसाद। पहले भी इनको फूड एंड एग्रीकल्चर था, अभी भी इनका फूड एंड एग्रीकल्चर है। प्रसाद वर्ड से फूड एंड एग्रीकल्चर को रिलेट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब इसको एजुकेशन, इनको क्या मिला? एजुकेशन का पोर्टफोलियो मिला। तो अब इनको कैसे याद रखेंगे? तो इसको थोड़ा-सा आप याद रखेंगे, क्योंकि एजुकेशन पहले आचार्य से आप रिलेट कर रहे थे। आचार्य राजगोपालाचारी, इनको एजुकेशन मिला हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है? अभी ये चेंज हुआ, एजुकेशन वाला पोर्टफोलियो चेंज हुआ है, तो इसको याद करने में थोड़ा-सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। कि अब जो पोर्टफोलियो मिला है एजुकेशन का, किनको मिला है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, ठीक है? चलिए, जॉन मथाई को अब क्या है? रेलवेज़ एंड ट्रांसपोर्ट मिला हुआ है। पहले क्या था? इंडस्ट्री एंड सप्लाइज़, यानी कि ऐसे याद रखा था ना हमने कि मिठाई जो है वो इंडस्ट्री में बन रही है और सप्लाई हो रही है, तो इसको थोड़ा-सा आप चेंज कर लेंगे। अब ऐसे याद रखना है कि मिठाई जो है वो रेलवेज़ एंड ट्रांसपोर्ट से जा रही है, ठीक है? तो जॉन मथाई को आप एसोसिएट रखेंगे रेलवेज़ एंड ट्रांसपोर्ट से करेंगे, ठीक है? तो ऐसे करके याद रखेंगे, जो मिठाई जो है वो रेलवेज़ एंड ट्रांसपोर्ट से जा रही है, इस तरह से आप याद रखेंगे। अब चलते हैं आर के शनमुगम चट्टी, तो इसको कैसे याद रखेंगे? शेट्टी, तो जानबूझ के मैं इसे शेट्टी ना पढ़ के चिट्ठी पढ़ रही हूँ, ताकि आपको ये याद रखे कि दिस इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं कि लेटर जो है ना, इस बार लेटर को भेजने में आपको पैसे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, आर.के. शनमुगम शेट्टी इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है? तो ऐसे करके थोड़ा-सा इसको एसोसिएट कर लेंगे और याद रखेंगे कि लेटर को भेजने में आपको पैसे लग रहे हैं, तो शनमुगम शेट्टी रिलेटेड टू फाइनेंस, ठीक है? चलिए, बी आर अम्बेडकर बहुत आसान है, ये याद रहेगा आपको, लॉ का अब जो है इन्हीं को मिला है। पहले किसको मिला था? जोगिंदर नाथ मंडल, मंडल करके हम लोग ने लॉ को याद रखा था। अभी ईज़ी है याद रखना कि बी आर अम्बेडकर इज़ रिलेटेड टू लॉ। चलिए, जगजीवन राम, अभी भी लेबर मिला हुआ है इनको, जीवन से आप लेबर को एसोसिएट करके रखेंगे। चलिए, सरदार बलदेव सिंह, तो बलदेव इस मीन्स पावर, तो पावर जिसके पास रहेगा वो डिफेंस अच्छा देगा, तो सरदार बलदेव सिंह इज़ रिलेटेड टू डिफेंस। अभी भी इनका पोर्टफोलियो वही है जो पहले था, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? राजकुमारी अमृत कौर इज़ रिलेटेड टू हेल्थ, ठीक है। पहले हमने क्या हेल्थ में याद रखा था? अगर थोड़ा-सा याद आ रहा हो तो गज़नफ़र अली, है ना? इसको भी मैंने बताया था हेल्थ के लिए। लेकिन अभी ईज़ी हो गया हेल्थ का डिपार्टमेंट याद रखना। कैसे? अमृत इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ, इससे आपका हेल्थ अच्छा होता है, अमृत पी करके।
राइट? तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं राजकुमारी अमृत कौर इज़ रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है? चलिए आगे, सीएच भाभा अब इनको कॉमर्स मिल गया, तो यहाँ आपको रटना पड़ेगा, ठीक है? इस यहाँ पे एसोसिएशन उतना ज़्यादा नहीं बन पा रहा, आप इसको डायरेक्टली रट लेंगे। सीएच भाभा इज़ रिलेटेड टू कॉमर्स, पहले कॉमर्स क्या था? चुंदरीगढ़ करके था, राइट? तो यहाँ पे सीएच भाभा को कॉमर्स मिल गया, पहले सीएच भाभा को क्या मिला हुआ था? वर्क, माइंड्स एंड पावर, तो ये ईज़ी था याद करना। अभी थोड़ा-सा ये बदल गया है, सीएच भाभा इज़ रिलेटेड टू कॉमर्स, सी फॉर सीएच भाभा, सी फॉर कॉमर्स, ऐसे करके अगर याद कर सकें, तो कर लेंगे। आगे चलते हैं, रफ़ी अहमद किडवई, इनको कम्युनिकेशन मिला हुआ है। इसको भी ऐसे रट लेंगे, किडवाई इज़ कम्युनिकेशन, किडवाई इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। 5 बार बोलेंगे किडवाई इज़ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, तो याद हो जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं आगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब जो है प्रसाद जो है वो इंडस्ट्री में बन रहा है, सप्लाई हो रहा है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। पहले क्या था? मिठाई जो है इंडस्ट्री एंड सप्लाई से जा रही थी, तो इस तरह से हमने याद रखा जॉन मिठाई मिठाई को हमने इंडस्ट्री एंड सप्लाईज़ का पोर्टफोलियो दिया था। अभी प्रसाद को इसे सेट कर लेंगे। अब क्या हो रहा है? फर्स्ट कैबिनेट वाले में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज़ का पोर्टफोलियो मिला हुआ है। तो श्यामा प्रसाद, प्रसाद वर्ड से इंडस्ट्री एंड सप्लाईज़ को रट लेंगे, ठीक है? प्रसाद जो है वो इंडस्ट्री में बन रही है और सप्लाई हो रही है, ना कि मिठाई, ठीक है? तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अब चलते हैं वीएन गार्गी, ठीक है? इसको आप याद रखेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू वर्क्स, माइंड्स एंड पावर। रट लेंगे, वीएन गार्गी इज़ रिलेटेड टू वर्क्स, माइंड एंड पावर, थोड़ा-सा चर्चित नाम है, तो इसको रटना आसान होगा। वीएन गार्गी इज़ रिलेटेड टू वर्क्स, माइंड्स एंड पावर। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर अब फिनिश हो गया है। एक और मैं एक और वीडियो के साथ मिलूँगी इसी चैप्टर के, जिसमें हम शॉर्ट नोट्स थोड़ा-सा पढ़ लेंगे और थोड़ा एमसीक्यूज़ वगैरह हम इस चैप्टर के करेंगे, ठीक है? ताकि होलिस्टिकली हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए और बिल्कुल मैं इस तरह से अप्रोच रख रही हूँ दैट विल सूट्स योर प्रिपरेशन, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें, मेमोराइज़ करें, ठीक है? और इस तरह से हमारा ये चैप्टर अब फिनिश होता है। तो स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहें। हैप्पी लर्निंग।